नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है। और आइए बात करेंगे आज की क्लास में बाल विकास सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्लास नंबर 6 की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। इस क्लास में साथियों हम 30 महत्वपूर्ण कंसेप्ट करेंगे। लगभग डेली क्लासेज यहाँ पे हमारी चल रही है। आगामी जो सीटेट रीट एग्ज़ाम की बात करें, रीट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। सीटेट का जल्दी आने वाला है। सीटेट का जुलाई में लगभग होगा और आपका रीट एग्ज़ाम लगभग ये भी जुलाई में होने वाला है। तो इसके पहले आपके बहुत ही समय है, 2-3 महीने का समय है। अभी अप्रैल, मई, जून 3 महीने का आपके लिए बेहतरीन समय है। 90 दिन में तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसके क्लास के बाद, इस क्लास के पहले हम जो 5 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। सारे प्रश्न आपके न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की जो अवस्था कहलाती है वह कौन सी अवस्था कहलाती है? तो सभी परिचित होंगे, किशोरावस्था। जी हाँ, 12 से लेके जो 18 वर्ष तक की अवस्था होती है वह साथियों तनाव और क्रोध की अवस्था कहलाती है। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे साथियों क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में हो जाते हैं? तो किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क, समवयस्क मतलब होता है हमारे एज के, समान कक्ष या एक ही कक्षा में पढ़ने वाले, समान ग्रुप की या एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के एज की बात करेंगे, आयु की बात करेंगे। तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य जो बन जाते हैं वह आपके बाल्यावस्था पर ही बन जाते हैं। जी हाँ, बाल्यावस्था की आयु सभी को परिचित होगा, 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किशोर जो होते हैं किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में दिए गए अपराधों के प्रति डर के भाव के, आत्मसिद्ध के भाव के, जीवन के बारे में परितृप्त के, या दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार की बात करेंगे। तो किशोर जो होते हैं, किशोर या किशोरी जो होते हैं, जिसका अनुभव करते हैं वह दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं। जी हाँ, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न इजली होते हैं। आप सभी लोग इस अवस्था से गुजर चुके होते हैं और गुजर चुके हैं। आपने इस अवस्था, इस आयु को देखा है, जांचा है, परखा है। इसलिए आपके लिए बेहतरीन फीडबैक देने के लिए, बेहतरीन समझने के लिए एक आपके अपॉर्चुनिटी आपके पास है। किशोरावस्था में बच्चे जो है किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। सारा कुछ आप बचपन की यादों को ताज़ा कर लीजिए, बाल विकास आसान हो जाएगा। जी हाँ, बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं साथियों? तो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के समायोजन करना। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरावस्था के विकास की बात करेंगे। साथियों हाल के सिद्धांत सभी परिचित होंगे। जी हाँ, आने वाली क्लासेस में हम महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों की बात करेंगे। आपके फिजिकोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, साइकोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, मनोविज्ञान के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न करेंगे। आने वाली जो क्लासेज हैं, गोल्डन क्लासेज होने वाली है सिलेक्शन के लिए, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस स्कोर प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, श्योर एंड प्योर है। तो हल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? किशोरावस्था के विकास की व्याख्या करता है। देखिए किशोरावस्था जो होता है मानव विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण समय होता है, जो बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का मार्ग होता है। जी हाँ, बाल्यावस्था के बाद और वयस्कता के पहले, इन दोनों के बीच का मार्ग होता है किशोरावस्था। यह अद्भुत अवसर होता है, वादों का समय होता है, जब किशोर अपने बढ़ते व्यक्तित्व और स्वतंत्रता का पता लगाते हैं और क्या करते हैं, अपने आसपास के विश्व के बारे में गंभीर रूप से सोचने लगते हैं। किशोरावस्था में तेजी से शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और भावात्मक परिवर्तन होते हैं। यह अवसर और जोखिम का समय भी कहलाता है। इसलिए स्टेनले हॉल जी ने कहा है कि बच्चे और उनकी अधिगम की प्रक्रियाओं के अध्ययन में अग्रणी को किशोरावस्था के मनोविज्ञान, इससे संबंधित शरीर विज्ञान, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, लिंग, अपराध, धर्म, शिक्षा से प्रकाशित पाठ को 1904 में किशोरावस्था में इसकी पहली पूर्ण परिभाषा देने का श्रेय दिया जाता है। कि कब 1904 में दिया जाता है? स्टेनले हॉल की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है।
सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन का 101% पक्का करना, जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता जो है किस प्रकार प्रकट होती है? तो अगर किशोरावस्था में संवेग, ठीक है, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, 14 संवेग बताए हैं बच्चों के व्यक्ति के, आपके और हमारे। तो किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता जो प्रकट होती है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में भी होती है, व्यवसाय की समस्या में भी, नई परिस्थिति के साथ संयोजन पर भी होती है। तो ये सभी पर होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही करेंगे, उपरोक्त सभी की बात करेंगे। साथियों, इसकी क्लास ही ईबीएस की क्लास चल रही है इवनिंग पर, सारी क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। देखिए, मानसिक परिपक्वता से सभी परिचित होंगे, लेकिन मानसिक परिपक्वता होती है, ठीक है, चिंतन मनन ये सारी चीज़ें जब बच्चा कर लेता है, तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए जो प्रयत्न रहना संबंधित हो जाता है वह आपका किशोरावस्था से ही होगा। क्योंकि देखिए, मानसिक परिपक्वता तो सभी को पता होगा, बाल्यावस्था से शुरू होती है लेकिन किशोरावस्था में परिपक्वता पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रयत्न रहना, किशोरावस्था में क्या बच्चा लगातार उस पर प्रयत्नरत रहता है, ठीक है, इसलिए अब आपका यहाँ पे किशोरावस्था सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? बहुत ही सिंपल साधारण सा बात है, जब भी दबाव तनाव का काल आए, ठीक है, भटकने की काल आए, बिगड़ने का अवस्था आए, समस्या आए, वह आपका किशोरावस्था ही कहलाता है, ठीक है। सबका भार एक ही अवस्था पर रख दिया गया है, वह है किशोरावस्था, इसीलिए कहते हैं भटकने की अवस्था। एक व्यक्ति खाली स्थान किसके दौरान परोश या धारण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है? बचपन या चाइल्डहुड, किशोरावस्था, पश्च बचपन अर्थात लेट चाइल्डहुड या शैशव की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, एक एक कमेंट, एक एक फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन का। साथियों, एक व्यक्ति जो होता है खाली स्थान किसके दौरान परोश या द्रोण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है? किशोरावस्था के दौरान। जी हाँ, जब व्यक्ति किशोरावस्था पर होता है, इस काल से गुजर रहा होता है, 12 से 18 वर्ष तक के दौरान जो है परोस या द्रोण सामाजिक भूमिका जो है प्राप्त कर लेता है, वह आपकी किशोरावस्था है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? सभी अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, या मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि बच्चे के शरीर विकास से संबंधित है, इसलिए आपकी साइंस की कुछ टॉपिक भी आ जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है? तो आपका मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होता है। जी हाँ, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है उसका जो कंट्रोल मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों में होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें जो है शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? आप सभी परिचित हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। तो सभी कमेंट करके ये बताइए कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से कब घटित होता है? मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था में एवं वयस्कता की बात करेंगे, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था की बात करेंगे। तो सभी परिचित होंगे कि शारीरिक वृद्धि और विकास की जो तीव्र घटित होता है वह होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है, तीव्र घटित होता है सबसे ज़्यादा शैशवावस्था पर जब भी शारीरिक वृद्धि की बात की जाती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वेट लिफ्टर अर्थात जो पहलवान होते हैं उनको आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना होता है, हष्टपुष्ट बनना होता है, इसलिए उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त, वसा युक्त या विटामिन युक्त होना चाहिए? देखिए, मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाने के लिए जिस प्रकार का आहार लेना चाहिए वह कहलाता है प्रोटीन। जी हाँ, अगर अपने आपके मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना है तो प्रोटीन युक्त पदार्थ ज़्यादा सेवन कीजिए। जी हाँ, आपका शरीर मांसपेशियाँ हष्ट-पुष्ट बनेगी, मसल्स बनेंगे, जिसे कहते हैं ना, मसल्स बनना चाहिए बॉडी, ठीक है। सभी जिम जाते हैं आजकल, तो एक फैशन भी बन चुका है जिम जाना, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप डेली रनिंग भी करते हैं, ठीक है, 2 से लेके 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बहुत हो जाता है, लेकिन 2 से 5 किलोमीटर के बीच अगर आप डेली रनिंग करते हैं, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें, पूरा वर्कआउट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जाना जाता है? सभी बात कर रहे हैं, इस पिछले क्लास में हम बात भी कर चुके हैं। जब भी पीयूष ग्रंथि की बात की जाती है, मास्टर ग्रंथि, जी हाँ, मास्टर ग्रंथि का नाम पीयूष ग्रंथि से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, 101% जुड़ा हुआ है।
शारीरिक विकास का जो क्षेत्र कहलाता है साथियों वह आपका स्नायु मंडल। जी हाँ, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल कहलाएगा। बाकी स्मृति या विप्रेरणा संयोजन नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे स्मृति मस्तिष्क, ये भी तो शारीरिक से संबंधित है, लेकिन स्मृति यानी एक सोच चली जाती है, एक चिंतन पे चला जाता है। अभिप्रेरणा एक मोटिवेशन पर चला जाता है, संयोजन एक, ठीक है, तो ये शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है, स्नायु मंडल होता है। अब स्नायु मंडल क्या चीज़ है साथियों, ये भी समझ लेते हैं। प्राणी के शरीर में फैला हुआ सूक्ष्म नाड़ियों का वह जाल जिसमें स्पर्श, दर्द आदि की अनुभूति होती है, जिसे हम कहते हैं नस। छोटी छोटी होते हैं ना, जिससे हमें डॉक्टर कहते हैं ना प्लेट्स घट गए हैं, तो वो छोटे छोटे नसें होती वो घट जाती हैं, जिससे हमारा खून का या कह सकते हैं पूरे शरीर का भोजन प्राप्त होता है खून के रूप में, ब्लड के रूप में, ठीक है। तो दर्द आदि जो अनुभूत होता है वह आपके इन्हीं से होता है, जो जाल होती है, सिराएं जो होती हैं उन्हीं से अनुभूति होता है, उन्हीं को स्नायु मंडल या नाड़ी संस्थान कहा जाता है, ठीक है। स्नायु मंडल को ही नाड़ी संस्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, दूरगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, जायसवाल सर आप सभी शिक्षक बंधुओं का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार प्रणाम करते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, जब भी शारीरिक विकास की बात की जाती है, शारीरिक विकास के एक प्रमुख नियम की बात की जाती है तो अनियमित विकास का नियम। जी हाँ, कोई निमित्त नहीं होता है शारीरिक विकास में कि इतने निश्चित में इतना ही बढ़ेगा, ठीक है, तो अनियमित विकास का नियम हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो सभी परिचित होंगे, जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, ये तीनों जो कहलाती हैं आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। लेकिन जो आपकी लार ग्रंथि है, ये लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। तो लार ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होगी, सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, लार ग्रंथि किस कैटेगरी पर आएगी, सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु। जी हाँ, ये ईवीएस की क्लास नहीं है, बाल विकास की क्लास चल रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी की क्लास चल रही है। जी हाँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ये जो कथन दिया गया है, कैसा दिया गया है, आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, हम डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है, सही दिया गया है, क्योंकि शरीर विकास जो विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। अगर बच्चे का शरीरी विकास जो है, जो अन्य विकास के अन्य पक्ष भी आपके वो संबंधित होता है शरीरी विकास से। इसलिए बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीरी विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बच्चों में शरीरी विकास निम्न आयु सीमा से धीमा हो जाता है, 6 से 9 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, 4 से 5 वर्ष। देखिए, सभी परिचित होंगे शैशवावस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अवस्था शारीरिक वृद्धि बहुत ही अत्यधिक तीव्र होती है। फिर 2 से लेकर 3 वर्ष में थोड़ा सा धीमा होता है, यानी कह सकते हैं पूरी तरह से वृद्धि 0 से लेकर 5 वर्ष तक होती है। लेकिन शरीर विकास निम्न आयु सीमा में जब धीमा हो जाता है वह कहलाता है 5 से 6 वर्ष। जी हाँ, धीमा होने लगता है आपका 5 से 6 वर्ष में, क्योंकि यहाँ पे निम्न आयु यहाँ पे दिया गया है। तो निम्न आयु सीमा में जो धीमा हो जाता है वह 5 से 6 वर्ष कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सी ऑप्शन को सही कर लेंगे। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किससे तक होता है? 2 खाली स्थान दिए गए हैं, से तक की बात करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देखिए, चालक विकास दर में जो व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, जो चालक के विकास का जो क्रम होता है वह आपका कौन सा होता है? अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या स्थूल से सूक्ष्म चालक विकास कह सकते हैं, या अपरिष्कृत से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम भी ऑप्शन को सही करेंगे। कोई भी डाउट हो, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सभी परिचित होंगे, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। देखिए, जब भी सूक्ष्म गति कौशल की बात की जाती है, लिखना नाम यहाँ पे सर्वोपरि आता है। जी हाँ, एक और इसी टाइप का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण क्या होता है? जी हाँ, संवेदी गामक अवस्था आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा मोटर गामक अवस्था, उसी को कहा जाता है। जीन पियाजे जी की जो पहली अवस्था है,
लेकिन यहाँ पे उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण पूछा गया है, तो वह आपका लिखना ही कहलाएगा। चाहे उत्कृष्ट मोटर कौशल पूछा जाए, चाहे सूक्ष्म गति कौशल पूछा जाए, ठीक है, दोनों पे आपको लिखना ही ऑप्शंस करना है। देखिए, कौशल में दो प्रकार से होते हैं, एक होता है सकल मोटर कौशल, दूसरा होता है उत्कृष्ट मोटर कौशल। पहले सकल मोटर कौशल की बात कर लेंगे। वह कौशल जो पूरे शरीर को एक क्रिया में विशेष रूप से शरीर की बड़ी मांसपेशियों को शामिल करता है, वह कहलाता है सकल मोटर कौशल। और दूसरा है उत्कृष्ट मोटर कौशल, वह कौशल जिसमें हाथ और उंगलियां शामिल होती हैं। जी हाँ, हाथ और उंगलियां केवल शामिल होती हैं, जो एक साथ काम करने के लिए कार्य करती हैं, वह कहलाता है उत्कृष्ट मोटर कौशल। और सकल मोटर कौशल क्या है? वह कौशल जो पूरे शरीर को एक क्रिया विशेष में शरीर की बड़ी मांसपेशियां जो शामिल होती हैं, वह कहलाता है सकल। तो दोनों आपके कौशल को समझ लिया। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? देखिए, बच्चा जो है सामाजिक विकास, अब देखिए समाज से शब्द बच्चे को यहाँ पे जोड़ दिया गया है। देखिए, अगर बच्चे का सामाजिक विकास जो प्रभावित करेगा वह बेहतरीन कारक होगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। जी हाँ, समाज के चारों ओर बच्चे का जो समाज है, चारों तरफ बच्चा जहाँ रहता है, माता पिता परिवार समाज, ये सारा मिलके समाज बन जाता है। समाज के जो परिवेश जन्य तत्व अर्थात उसके जो आसपास का वातावरण होता है, उसके आसपास के वातावरण के जो तत्व होते हैं, उस बच्चे का सामाजिक विकास प्रभावित होता है उस सामाजिक परिवेश जन्य तत्व से। तो बी ऑप्शन को यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, कौन जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह स्वीकार करता है? देखिए, यहाँ पे पूछा गया कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जो है जानकारी प्रदान करता है। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था की बात करेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? माता पिता एवं भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? देखिए, कोई भी जो शिशु है, बच्चा है, उसका जो सामाजिक विकास है किस पर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर। देखिए, जब भी शिशु है, बच्चा है, जब भी माता पिता घर में, भाई बहन, जो भी परिवार में दादा दादी जब बात करते हैं, बच्चा सुनता है। जब कोई रिलेशन वाले आते हैं तब बच्चा सुनता है, आस पड़ोस वाले व्यक्ति आते हैं तब बच्चा सुनता है। यानी शिशु का सामाजिक विकास जो निर्भर करता है दूसरों के बातचीत के करने के अवसर पर निर्भर करता है। क्योंकि एक शिशु का सामाजिक विकास तब होता है जब परिवार में वयस्क विभिन्न इशारों को दिखाते हुए बच्चे के साथ बातचीत करते हैं, क्योंकि इस स्तर पर बच्चा बाहरी दुनिया से जुड़ा नहीं होता है। बच्चे को प्यार और स्नेह दिखाया जाना चाहिए ताकि वह परिवार के साथ जुड़ाव महसूस कर सके। अगला प्रश्न है, 5-6 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस क्लास को जल्दी कंप्लीट करते हैं। बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह का प्रभाव अनुभव करना शुरू कर देते हैं। 5 वर्ष से, 4 वर्ष से, 3 वर्ष से या 6 वर्ष से शुरू कर देते हैं। प्रश्न अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। बच्चे तकरीबन किस आयु में सहकर्मी समूह का प्रभाव? अब देखिए, यहाँ पे जो शब्द दे दिया गया इससे हमें आंसर निकाल लेना है। सहकर्मी समूह का प्रभाव जो अनुभव कर देता है वह बच्चा कहलाएगा 3 वर्ष। जी हाँ, सहकर्मी समूह प्रभाव, इस शब्द को समझ लीजिएगा और क्वेश्चन को 3 वर्ष कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों के रूप में जाना जाता है। निर्भर, अलग थलग, आभासी या सामाजिक की बात करेंगे। 4 ऑप्शन से एक को कलेक्ट करना है, अपने स्कोर को बेहतर करना है, तैयारी लाजवाब करना है। सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों के रूप में जो जाना जाता है वह कहलाता है निर्भर, क्योंकि अपरिपक्व जो छात्र होते हैं परिपक्व के लिए वह सामाजिक पर या समाज पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? देखिए, जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में हो यह मानसिक विकास संबंधी विशेषता है। रट कर याद करने की प्रवृत्ति ये भी मानसिक विकास से संबंधित आएगा, क्योंकि जब आपका मानसिक विकास होगा तभी आप रट लेंगे, नहीं भूल जाएंगे, रट ही नहीं पाएंगे। एक रटना एक पेडागॉजी में नेगेटिव माना जाता है, शिक्षा शास्त्र में नकारात्मक माना जाता है, लेकिन मानसिक विकास से बात की जा रही है। तो मानसिक विकास की जो विशेषता है, रटकर याद करने की प्रवृत्ति भी आएगी। रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा, रचनात्मक क्रिया तभी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी तभी कर सकते हैं जब आपका मानसिक विकास अच्छा होगा। लेकिन सहयोगात्मक अभिवृत्ति जो दिया गया है, ठीक है, मानसिक विकास का संबंध सहयोग से कुछ नहीं होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे सहयोगात्मक अभिवृत्ति जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी अगर आपका किसी भी प्रश्न पर डाउट हो रहा है कि रटकर याद करने के प्रति होना चाहिए तो फीडबैक अवश्य कीजिएगा। इस प्रश्न पर विचार करेंगे और गहनता से बात करेंगे और इसका फिर से कंक्लूजन तैयार करेंगे। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किससे होता है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास के, सर्वांगीण विकास से या मानसिक विकास से होता है? देखिए आप स्वयं सोचिए, जब आप बच्चे रहे होंगे तो आपकी जो संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना करते रहे होंगे, जब आप शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि करते रहेंगे, इनका संबंध बालक के किससे होता है? तो मानसिक विकास से ही होगा। अर्थात हम ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आपके प्रत्येक कमेंट का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को कम प्रभावित करने वाला है? देखिए बच्चे का संवेगात्मक विकास जो प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा परिवार से होता है, आर्थिक स्थिति से भी होती है और स्वास्थ्य से भी होता है, लेकिन खेल कूद से बहुत ही कम होता है। अब आप बोलेंगे संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास, ये सारी चीज़ें, सामाजिक विकास बच्चा खेल कूद से बेहतर सीखता है, लेकिन परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, ये जो तीनों शब्द दे दिए गए ना, ये खेल कूद पर भारी पड़ रहे हैं। ये तीनों शब्द जो है संवेगात्मक विकास में बालक के खेल कूद पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए ये अत्यधिक होंगे और खेल कूद सबसे कम प्रभावित होगा। क्योंकि देखिए खेल बच्चे के वृद्धि और विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बच्चा शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास को सुनिश्चित करता है, लेकिन दिए गए संदर्भ में यह विकल्प खेलों की तुलना में अधिक प्रभावशाली विकल्प आपके दिए गए हैं। इसलिए निष्कर्ष निकाला गया कि खेलों का बच्चों के भावात्मक विकास पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस संवेगात्मक विकास की अगर बात करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रकृति जो है भावात्मक विकास से संबंधित नहीं है? भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। शुरुआत बाल्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है, या कह सकते हैं भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती है। जी हाँ साथियों, कौन सी प्रकृति जो है भावात्मक विकास से संबंधित नहीं है? तो भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। जी हाँ, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो भावनाओं का प्रस्फुटन देखते होंगे, बच्चा मुस्कुराता है, बिदुराता है, जब गुस्सा होता है तो कैसे मुंह भी बनाता है, जब बच्चा रोता है तो कैसे उसका, ठीक है, मुख की जो आकृति होती है, बनावट होती है, कैसी होती है। अर्थात भावनाओं का प्रस्फुटन जो है जन्म के साथ बच्चे में होने लगता है। यह आपका जो प्रकृति भावात्मक विकास से संबंधित आपकी नहीं होगी, क्योंकि देखिए भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन से शुरू होती है। शुरुआती जो बाल्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं। भावनाएं जो है शारीरिक विकास से असंबद्ध होती है, ये दिया गया है। और जो बी ऑप्शन दिया गया है, भावनाएं प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। अब दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, बी होगा या डी होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, बी हो सकता है या डी हो सकता है। 50-50 में इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर। सभी कमेंट कीजिएगा और सभी जुड़ जाइए। अगर शून्य से शिखर की तैयारी करना चाहते हैं, जी हाँ, शून्य से शिखर की तैयारी यहाँ पे चल रही है, जीरो से हाई लेवल की तैयारी चल रही है, क्योंकि आगामी एग्जाम बिल्कुल फटाफट आने वाले हैं, बिल्कुल नए अंदाज में झंडा गाड़ने वाले हैं। ऐसी क्लास आने वाली है, मनोविज्ञान सिद्धांतों की ऐसी क्लास आने वाली है। आपके बाल विकास, हिंदी, पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी, हम बात कर रहे हैं ईवीएस की बात करेंगे, मैथ्स, गणित, पेडागोजी की बात करेंगे। धुआंधार क्लास आने वाली है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर चरोपरी है। मैं आपके साथ जायसवाल सर, जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का।